संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक संत के पास दो तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ। दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नामों से दिया जाता है, अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है? संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिकचंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए, जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्यवर सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता है। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें
इतने जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है? अभी नहीं करेगा, अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो। उस समय तो मैं अच्छा ही था। क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है, मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। अब स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे? उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का बन गया बंदर का। बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते, मैं करूं क्या? उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेटा मैं कहता हूँ आज से होशियार बच्चों के साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा। मान्यवर मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि 2-3 साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में उतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो तरुण सागर महाराज का उपकार है। 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उन्होंने मुझे चिंतन सौंपा। मान्यवर कोई कैसा भी कुछ भी कहता रहे, जो जैन समाज में तरुण सागर ने चिंतन परोसा है, कोई मुनि इतना बड़ा चिंतन इस देश में नहीं परोस सका, जिन्होंने देश के जैन धर्म को जन धर्म बनाने का। आज मैं दुखी हूं क्योंकि उनसे मेरा केवल इतना ही रिश्ता नहीं है कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े मुनि हैं, मैं उनके संग में दीक्षित हूं आचार्य महाराज से। आज ऐसी आवाज जिसने जैन धर्म को पहचान दी, आज दिल्ली में वो आवाज लड़खड़ा रही है मेरे भाई। आज वो बीमार हैं, आज वो अस्वस्थ हैं। हकीकत में कहूं तो मेरा मन स्थिर नहीं है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज इतनी सी उम्र में वो साधु लाचार है। मैं यही कहूंगा पूना वालों से कि अपने घरों में ईश्वर से प्रार्थना करें कि तरुण सागर की आवाज दबना नहीं चाहिए, वह हमेशा आगे बढ़ती रहे। और मैं तो आज ये कहता हूं कि भगवान हम जैसे साधुओं का क्या है,
मेरी भी उम्र यदि उन्हें दे दी जाए तो पुलक सागर वो करने को भी तैयार है। उनका जीवन वो समाज की धरोहर है, विरासत है। उन्होंने देश को एक सही दिशा दी है। उन्होंने मेरे से कभी छोटे मुनि जैसा व्यवहार नहीं रखा। उनके साथ बहुत से साधु रहे। हमारे संघ में जो भी दीक्षित हुए ट्रेंड होने उनके ही पास जाते हैं। सबसे ज्येष्ठ साधु हैं, जो भी गए सबने सीखा। लेकिन तरुण सागर महाराज आज भी बोलते हैं कि पुलक सागर जो तुमने ग्रहण किया वो कोई भी साधु मुझसे ग्रहण नहीं कर पाया है। उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई ही नहीं, छोटा मुनि ही नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे अपना मित्र समझा है। आज भी हमारे उनके रिश्ते आज दूर दूर होने के बाद भी सबसे घनिष्ठ मित्रता यदि किसी से है तो तरुण और पुलक सागर की जोड़ी। नॉर्थ में जाकर के आप देखेंगे, यदि मैं उत्तर प्रदेश में चला जाऊं ना, दिल्ली में चला जाऊं, तो आज भी दिल्ली वाले मुझे छोटा महाराज कहकर बुलाते हैं। बड़े महाराज तरुण सागर, छोटे महाराज पुलक सागर। आज भी मैं उनकी नजरों में बड़ा नहीं बना। ऐसी जोड़ी 3 साल हम लोग साथ रहे, एक भी दिन विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कभी जोर से नहीं बोले। नहीं तो तरुण सागर को समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तक मैं इस भरी सभा में कह रहा हूं कि कभी हम दोनों के बीच में तू मैं नहीं हुई। कभी उन्होंने मुझे जोर से नहीं बोला, डांटा नहीं, और उन्होंने डांटा नहीं और मैंने भी कभी डांटने का अवसर उनको प्रदान नहीं किया। आज वो पीड़ित हैं। विनोद गया है संदेश लेकर, बहुत अस्वस्थ है वो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मत दो कुछ, एक संत को हृदय से दुआ दे दो। कभी कभी दवा जो काम नहीं करती वो दुआ काम करती है, ध्यान रखना। वो निरोग हो, वो स्वस्थ हो। मान्यवर, विषय मेरा बदल गया, लेकिन भीतर से दुख है मुझे। साल भर हो गए, 2 साल हो गए उन्हें परेशानियों को झेलते झेलते। यहां से भी गए थे तो बीमार ही थे। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में दोस्ती हमेशा याद रहती है। रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती हैं मेरे भाई। रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है। दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल के बोलना पड़ता है। हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा, ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा। दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई। दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती। दोस्ती तो जीना पड़ती है, आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं। कभी कंवर साहब आ जाएं, दामान जी आ जाएं, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया, दत्त रे की मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते, और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता। ध्यान रखिए, राम को अच्छी संगति मिली, वो महान हो गए। यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन के खड़ा होता, और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। आज यदि मैं इस ओहदे पर आके पहुंचा हूं
तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मान्यवर सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है, गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। एक कोयले की बोरी में, कोयला जानते हैं मैलाएं क्या, बड़ा कठिन है, कोड़सा है, यही कोड़सा, हाँ चलेगा, बहुत कठिन है भाई। यदि उसके बोरी गोनी उसमें यदि शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है। मेरे भाई ध्यान रखना, इस संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना। ध्यान रखना, बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना। और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सके। ध्यान रखिए, उनको जमी दोज कर सके। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती है। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सके, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो। मेरे भाई, हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है। लेकिन जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए कि बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए, ढाल बन करके खड़े हो।